हेलो स्टूडेंट, सोनू क्लासेस 9-1 में आपका स्वागत है। आज हम लोग बिहार बोर्ड द्वारा जारी किए गए ऑफिशियल मॉडल पेपर के साइंस से 80 ऑब्जेक्टिव को पूछने वाले हैं, जिसमें से आप लोगों को 40 प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य होता है। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि बिहार बोर्ड ने जो अपना ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया है उसमें किस तरह के प्रश्न को ऐड किया गया है, किस तरह के प्रश्नों को पूछा गया है। ठीक है, बने रहिएगा सोनू क्लासेस 9-1 में। ठीक है, अब हम लोग पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है हम लोगों का? पहला प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है जड़ में, पुष्प में, तना में, फल में। तो इसका जो सही होता है आप लोगों का आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। यानी पुष्प में क्या होते हैं? जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है क्या? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस में होगी? जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में, हरे पौधों में। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, बिल्कुल डी करेक्ट हो जाएगा। हरे पेड़ पौधे में क्या होते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, जल से। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन जो है वो जल से बाहर निकलता है। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न कहता है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है? इसका जो ऑप्शन है आप लोगों का ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में, मुंह में। तो इसका सही जवाब हो जाएगा जठर ग्रंथियाँ जो है आमाशय में पाई जाती है। ठीक है, आमाशय में पाई जाती है क्योंकि आमाशय में जठर ग्रंथियाँ होती है। अगला प्रश्न हम लोगों का है 5 नंबर, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कोशिका द्रव्य में। ठीक है, अगला प्रश्न है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? ठीक है, वाव्य श्वसन और वाव्य श्वसन ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इथाइल अल्कोहल जो है वो बनता है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, अवाव्य श्वसन से। ठीक है, 6 नंबर का आपका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका जो ऑप्शन में है एड्रीनलिन, पिट्यूटरी, मेडुला, थायराइड ग्रंथि। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है 8 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कि पौधे के वाव्य भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है। ठीक है, जल के ह्रास की क्रिया क्या कहलाती है? यानी पौधे के वाव्य भागों से जल का वाष्प के रूप में निष्कासन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? विसरण, वाष्पोत्सर्जन, परागण, निषेचन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 9 नंबर में प्रश्न कहता है, घेघा रोग पनपता है। घेघा रोग जो होता है गलगंड, ये किसकी कमी से होता है? रक्त की कमी से, चीनी की कमी से, आयोडीन की कमी से, मोटापा से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, आयोडीन की कमी से घेघा रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। ठीक है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव्य को कहते हैं। ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, पहले ऑप्शन सुनिए, प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम, सफ़ेद रक्त कनिकाएँ। तो इसका रक्त में जो चिपचिपे पदार्थ होते हैं उसको जो कहा जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लाज्मा कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्नों को हम लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न कहता है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। ठीक है, रक्तचाप जो होता है, ब्लड प्रेशर जो होता है, उसको मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग
किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, स्फैग्नोमैनोमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया पाई जाती है, यानी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है? जंतुओं में, पौधों में, पौधे और जंतु दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो होती है पेड़ पौधों में होती है, पौधों में होती है। नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? ऊँट में, घोड़ा में, तिलचट्टा में, मानव में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रक्त क्या है? रक्त क्या है? रक्त क्या है? पदार्थ, ऊतक, कोशिका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इस रक्त जो है ये एक प्रकार का क्या है? ऊतक है। ठीक है, आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? यानी मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है? ऑप्शन ए में है ल्यूकोप्लास्ट, बी में क्लोरोप्लास्ट, सी में यूरोक्रोम और डी में है क्रोमोप्लास्ट। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा मूत्र का पीला रंग जो होता है वो यूरोक्रोम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन उभयलिंगी जंतु है? मतलब उभयलिंगी जंतु कौन है? तो इसमें जैसे ऑप्शन में है हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो आपका सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। केचुआ क्या है? उभयलिंगी जंतु है। ठीक है, अगला प्रश्न देख रहे हैं हम लोग। यूरिया रक्त में कहाँ प्रवेश करती है? यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? ठीक है, वृक्क से, फेफड़ा से, यकृत से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यकृत से यूरिया रक्त में प्रवेश करते हैं, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है। जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है CFC, DDT, ATP, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा DDT। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। 19 नंबर प्रश्न में है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक उपभोक्ता है? अपघटक, शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो आपका शाकाहारी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं। निम्नलिखित में कौन भूमिगत जल का उदाहरण है? भूमिगत जल का उदाहरण कौन है? ए में है कुआं, बी में है नदी, सी में समुद्र, डी में तालाब। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कुआं जो है क्या भूमिगत जल का उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद, लामार्कवाद, डार्विनवाद, सूक्ष्म विकास। तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। डार्विनवाद कहलाता है, यानी प्राकृतिक चयन का जो मतलब नियम सिद्धांत दिए थे वो डार्विन ने दिए थे। ठीक है, 22 नंबर प्रश्न है कि हरे पेड़ पौधे कहलाते हैं उपभोक्ता, अपघटक, उत्पादक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरे पेड़ पौधे जो है वो उत्पादक कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। 23 नंबर का प्रश्न है कि अंडो उत्सर्ग का कारण है। अंडो उत्सर्ग का क्या कारण है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा LH। ठीक है, अगला प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर का प्रश्न कहता है क्या कि लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ कहाँ पाई जाती है? ठीक है, अंडाशय में, अमाशय में, अग्नाशय में, वृक्क में, किसमें मतलब लैंगर-हैंस की दीपिकाएँ पाई जाती है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट अग्नाशय में। ठीक है, अगला प्रश्न है। थायरॉक्सिन हार्मोन के विश्लेषण
थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में से किसका होना आवश्यक है? आयरन, मैग्नीज, क्लोरीन, आयोडीन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयोडीन। ठीक है। अगला प्रश्न है कि निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है। ठीक है, निश्चल कणिकाएँ पाई जाती है नेफ्रॉन में, न्यूक्लियस में, न्यूरॉन में, इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, न्यूरॉन में। ठीक है। अगला प्रश्न है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है, मानव मस्तिष्क का वजन क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क का जो वजन हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि 1.2 से 1.14 केजी, यानी 1.5 केजी के लगभग, 1.5 केजी के लगभग मानव मस्तिष्क का वजन होता है। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न है निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। यानी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु जो लेंस बनाया जाता है उसमें किस तरह का प्रतिबिंब बनता है। ठीक है। 28 नंबर का ये जो प्रश्न है इसका जो हो जाएगा आप लोगों का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, वास्तविक और उल्टा। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या कि साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? यानी गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग इसमें है ना ऑप्शन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। कहीं पे दर्पण लिखा हुआ रहता है तो कहीं पे लेंस लिखा हुआ रहता है। जिस तरह से यहाँ पे ऑप्शन में उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उसके बाद है अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है। अगला प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग, कहता है क्या अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है? अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, इनमें से सभी। ठीक है। 31 नंबर प्रश्न है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है ना? ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, जूल प्रति सेकेंड, जूल प्रति सेकेंड स्क्वायर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आप लोगों का सही जवाब हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जूल। ठीक है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आप लोगों का आकाश का नीला रंग होना, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? यानी आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन, परिकिरणन, परावर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का प्रकाश का परिकिरणन के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला होता है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर का प्रश्न है सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है 25 मीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 2.5 मीटर। तो इसमें आप लोगों को ध्यान देना है कि हम लोगों का आंसर जो मारना है वो हमेशा सेंटीमीटर में मारना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी बिल्कुल आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 33 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। ठीक है। किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 35 नंबर का प्रश्न कहता है एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? ठीक है। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? 2, 3, 4, 5। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कुल करेक्ट। एक प्रिज्म 5 सतहों से घिरा रहता है। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 36 नंबर का प्रश्न कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पुतली द्वारा, परितारिका द्वारा,
दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पक्षमाभी पेशियों द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? यह बहुत ही इजी प्रश्न है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ऑप्शन में है ए, बी में है 2, सॉरी ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में 3 और डी में 4। तो प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है, परावर्तन के नियम होते हैं वो 2 होते हैं। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन के नियम 2 होते हैं। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है, यानी फोटोग्राफी जो कैमरा होता है उसका अभिदृश्यक क्या होता है, उसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उत्तल लेंस। ठीक है, अगला प्रश्न को देख रहे हैं हम लोग। 39 नंबर का प्रश्न कहता है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है, परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? ठीक है, परावर्तन के बाद किस बिंदु से गुजरेगी? हम लोग जानते हैं कोई भी अगर आपतित किरण आता है दर्पण पे टकराने के बाद वो फोकस से होते हुए गुजरती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही, फोकस से। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। 40 नंबर का प्रश्न कहता है हम लोगों का क्या, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा। मतलब एक प्रिज्म से सिर्फ एक ही वर्ण का, एक ही रंग का अगर कोई प्रकाश गुजरता है तो उसका क्या नहीं होगा? अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, विचलन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। उसका क्या नहीं होगा? वर्ण विक्षेपण नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर का प्रश्न कहता है क्या, पवन विद्युत जनित्र में कुंडली को घुमाने का काम मूलतः करती है? उच्च दाब की हवा, स्थिर हवा, गतिमान हवा, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर का प्रश्न का जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, गतिमान हवा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कांच की अवतल लेंस की वायु में शक्ति होती है ऋणात्मक, धनात्मक, कभी कभी धनात्मक, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, ऋणात्मक। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक कौन है? आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर, हीरा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न है, वक्रता त्रिज्या 1 मीटर के अवतल दर्पण की फोकस दूरी होगी 50 mm, 25 cm, 50 m, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण अभिलंब से विचलित हो जाती है, अभिलंब से दूर, अभिलंब के साथ संपाती, अभिलंब के नज़दीक, इनमें से कोई नहीं। तो 45 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, अभिलंब से दूर हो जाती है। सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश क्या हो जाता है? अभिलंब से दूर हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है जनित्र, मोटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की जो युक्ति होती है वो होती है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए है, यानी जनित्र, जनरेटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयला, बायोगैस। ठीक है, तो इसका जो पारंपरिक ऊर्जा हो गया यानी एक तरह का अनवीकरणीय ऊर्जा कौन है ना? तो पारंपरिक ऊर्जा जो है ये हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, कोयला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न है, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नलिखित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है? विचलन, विक्षेपण, परावर्तन, इनमें से सभी।
तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, यानी उसका क्या होता है, विक्षेपण हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह होता है 2 वोल्ट दिष्ट धारा, 12 वोल्ट दिष्ट धारा, 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा, 12 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा 49 नंबर का। यानी हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह 220 वोल्ट का प्रत्यावर्ती धारा होती है। 50 नंबर का प्रश्न है, जस्ता की परमाणु संख्या है। ठीक है, जस्ता की परमाणु संख्या क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। यानी जस्ता की परमाणु संख्या कितना है, 30 है। ठीक, इसमें से प्रश्न है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ठीक है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, Na2CO3 × 10H2O, ये धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन प्रबल क्षारक है? ठीक है, कौन प्रबल क्षारक है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, NaOH, ये प्रबल क्या है, क्षारक है। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कहता है क्या कि हेमेटाइट निम्नांकित में किस धातु का अयस्क है? ZnFeCuAg। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी Fe फेरस, यानी लोहा का जो परमाणु, लोहा का जो मतलब ये है संकेत है Fe। हेमेटाइट अयस्क है लोहा का। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। सल्फाइड अयस्क का सांद्रण निम्नांकित में से किस विधि द्वारा होता है? द्रवण विधि, हाथ से चुनकर, निस्तापन, फेन उत्प्लावन विधि से। ठीक है, 54 नंबर का जो प्रश्न हो जाएगा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का, अभिक्रिया 2Zn + O2 एरो 2ZnO किस प्रकार की अभिक्रिया है? ठीक है, उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण, अपघटन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 55 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है? ठीक है, ग्लूकोज का जो है आणविक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हम लोगों का कि 57 नंबर प्रश्न है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में विलय होता है, अविलय होता है, आयनित होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विलय होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, लिथियम के बाह्यतम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन विद्यमान है? 1, 2, 3, 4। तो लिथियम के जो है बाह्यतम सेल में, लिथियम के बाह्यतम सेल में जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वो 3 होती है। ऑप्शन हो जाएगा आप लोगों का सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। ठीक है, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है, वो हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, Cl। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन, पोटेशियम, आयोडीन, सोडियम। तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे सर्वाधिक जो मतलब विद्युत ऋणात्मक तत्व है वो है
आयोडीन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। जल के विद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ऑक्सीजन, ओजोन, हाइड्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, हाइड्रोजन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे शरीर का पीएच मान क्या होता है? ठीक है, हमारे शरीर का जो पीएच मान है वो क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, 63 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नांकित यौगिकों में कौन अम्ल है? ठीक है, इतना जो दिया हुआ इन ऑप्शन में कौन अम्ल है? ठीक, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन संश्लेषित सूचक है? ठीक है, हल्दी है, लिटमस है, मैथिल ऑरेंज है, लाल पत्ता गोभी है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, मैथिल ऑरेंज। ये क्या है? संश्लेषित सूचक है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके बनाता है सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोलिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है। कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन है। ठीक है, कॉपर पाइराइट्स का रासायनिक संगठन क्या है? तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातु है जिंक, सोना, लोहा, तांबा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जो कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। 68 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? Zn, Ag, Au, Cu। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, Zn सबसे अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील धातु है। ठीक है, अगला प्रश्न है। किसी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? यानी अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, 4, 5, 6 और 7। तो अगला प्रश्न है। पीतल निम्नलिखित में किनकी मिश्र धातु है? पीतल जो है किनकी मिश्र धातु है? पीतल मतलब किन किन चीज़ों से मिलकर बनाया गया है? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, Cu और Zn से मिलकर पीतल को बनाया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन समायवी है? कौन समायवी है? तो इसका जो सही जवाब होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, एथिल अल्कोहल और डाइमेथिल ईथर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। कहता CH3O C2H5 का IUPAC प्रणाली के अनुसार नाम है। इसका जो IUPAC प्रणाली के तहत क्या नाम होगा ना? 72 नंबर का प्रश्न है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मेथॉक्सी एथेन। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। 73 नंबर का प्रश्न कहता है क्या? लोहे की अभिक्रिया भाप से कराने पर लोहा का कौन सा ऑक्साइड बनता है? ठीक है, इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट, Fe3O4। ठीक है, अगला प्रश्न है। 74 नंबर का प्रश्न है। एक तत्व की परमाणु संख्या 16 है, आवर्त सारणी में इस तत्व की वर्ग संख्या है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में कॉपर क्या करता है? अभिक्रिया नहीं करता। ठीक है, अगला प्रश्न है। एक मिश्र धातु में 90% कॉपर और 10% टिन है।
तो इस मिश्र धातु का नाम बताइए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हो जाए, सॉरी ऑप्शन ब्रॉन्ज, सोल्डर ब्रॉन्ज और पीतल और जर्मन सिल्वर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी सी या बी में हमको लग रहा है इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है, ठीक है। जिंक सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ प्रतिक्रिया कर बनाता है। 77 नंबर का प्रश्न जो है ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 78 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी धातु वायु में उच्च ताप पर गर्म किए जाने पर भी ऑक्सीजन से संयोग नहीं करती है, ठीक है। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है इसका जो 78 नंबर का जो सही जवाब था वो 78 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए था सही जवाब, ठीक है। 78 नंबर का ए हो जाएगा आपका सही जवाब। बाकी ये जो है गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, ठीक है। अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं 79 नंबर प्रश्न कहता है, आयस्क में उपस्थित अपद्रव्य कहलाते हैं खनिज, धातुमल, गैंग, इनमें से कोई नहीं। तो देखो आयस्क में उपस्थित अपद्रव्य जो कहलाते हैं वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं 80 निम्नलिखित में किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। धातुओं मतलब किस गुण के कारण धातुओं के तार बनाए जाते हैं। आघातवर्धनीयता, उष्णीय चालकता, तन्यता, कठोरता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो फ्रेंड्स लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।